हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। हमने स्टार्ट कर दिया है आपके बीए सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स हो चुके हैं। आई होप आपके भी एग्जाम्स हो चुके होंगे। तो अब सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है वो हम आओ जानते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने हिंदी ले रखी है, बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी का अगर आपने चूज कर रखा है, तो उसका सिलेबस क्या होने वाला है, क्या है इसका नया सिलेबस और उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी। क्योंकि अगर जब आपको यह आइडिया रहेगा ना कि सिलेबस क्या है और इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो आप अच्छे तरीके से इसको नेविगेट कर पाओगे, समझ पाओगे कि क्या क्या चीजें हैं, और उस हिसाब से आप अपना पूरा एक प्रोग्राम बना पाओगे किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो अगर आप देखोगे बीए सेकंड सेमेस्टर की हिंदी का नया सिलेबस जो है, इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कि बेसिकली आपको सेकंड सेमेस्टर में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे रहा, कैसे हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई और हिंदी साहित्य का इतिहास धीरे 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 करके ग्रो होता गया। तो इसके रिलेटेड टोटल 8 यूनिट्स में आपका ये पूरा पार्ट बटा हुआ है। तो आओ समझते हैं। पहला यूनिट आपके सामने दिख रहा है। यूनिट नंबर 1 कह रहा है कि पढ़ना है इसमें आपको आदिकाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? आदिकाल के बारे में पढ़ना है, यानी कि प्राचीनतम काल। तो प्राचीन काल में शुरुआत में हिंदी की शुरुआत कहां से होती है? आदिकाल, वो बेसिक रूट कहां से है जहां से एक गद्य के रूप में, साहित्य के रूप में हिंदी सामने आता है। तो पढ़ना है आपको आदिकाल का नामकरण, कि कैसे नाम दिया गया कि यह आदिकाल है, इसका नामकरण, इसका सीमांकन कि किस तरीके से आदिकाल का नामकरण किया गया, इसका सीमांकन किया गया। आदिकाल की परिस्थितियां क्या थी, कि मतलब जब आदिकाल के बारे में बात किया गया, आदिकाल में जो हिंदी साहित्य के बारे में बात किया गया, तो उसमें क्या क्या परिस्थितियां थी। आदिकाल का साहित्य कैसा रहा, जैसे आदिकाल के साहित्यों में जैन साहित्य आते हैं, सिद्ध साहित्य आते हैं, नाथ साहित्य आता है, रासो साहित्य आता है, लौकिक साहित्य आता है। तो ये सारे साहित्य कैसे रहे हैं, इन सारे आदिकाल के साहित्यों के बारे में आपको समझना है कि जैन साहित्य से लेकर के लौकिक साहित्य तक क्या है चीजें। इसके बाद आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां क्या रही हैं, आदिकाल में जो साहित्य थे उन साहित्यों की प्रवृत्तियां क्या थी, किस तरह के साहित्य आपको आदिकाल में देखने को मिलते थे। तो ये आपको सेकंड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका सेकंड यूनिट भक्ति काल। सेकेंड यूनिट में आपको भक्ति काल के बारे में पढ़ना है कि भक्ति काल के उद्गम की पृष्ठभूमि और परिस्थितियां क्या रही। क्योंकि एक तरह से काल चल रहा है, आदिकाल चल रहा है, उसके बाद उसमें भक्ति काल के आने के पीछे रीजन क्या है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनती है, कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि होती है जिसके आधार पर भक्ति काल का निर्माण होता है। तो यह आपको समझना है। भक्ति काल साहित्य का वर्गीकरण, कि भक्ति काल के साहित्य को अगर आप वर्गीकृत करते हो तो उसको किस तरीके से आप अलग कर सकते हो। एंड निर्गुण और सगुण काव्य धाराएं, निर्गुण और सगुण 2 तरह की काव्य धाराएं होती हैं। एक है जो इसमें निर्गुण माना जाता है कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, एक है सगुण काव्य धारा। एंड इसमें कई सारी काव्य धाराएं आती हैं, जैसे कि पहला काव्य धारा आ गया आपका ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में यह है कि अगर आपको ईश्वर को पाना है ना, तो आप ज्ञान के थ्रू ईश्वर तक पहुंच सकते हो। दूसरा है आपका प्रेमाश्रयी, यानी कि प्रेम के थ्रू आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हो। अगला है आपका कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कुछ ऐसे काव्य वाले हैं जो कृष्णाश्रयी हैं, यानी कि उनके काव्यों की जो मेन रचना है ना वो कृष्ण से रिलेटेड ही है, कि सारी उनकी रचनाएं कृष्ण है। जैसे कि आप देख सकते हो मीराबाई की रचना हो गई, आपके जो है रहीमदास की रचना हो गई, तो ये सारे कृष्णश्रेयी के आते हैं। ओके। एंड अगला है रामाश्रयी, जैसे तुलसीदास हो गए, तो रामाश्रयी यानी कि राम से रिलेटेड जिनके काव्य हो। इन सभी का परिचय देना है आपको। भक्ति साहित्य और लोक जागरण के बारे में बताना है कि भक्ति साहित्य किस तरीके से लोक जागरण के लिए योगदान देता है, मतलब लोगों को जगाने के लिए, लोगों को धर्म के प्रति लेकर के आने के लिए ये भक्ति साहित्य जो था, भक्ति काल पीरियड था, ये कितना इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है भक्ति काल के बारे में। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है आपका रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल के बारे में पढ़ते हुए रीतिकाल की पृष्ठभूमि और नामकरण के बारे में जानना है कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि क्या रही है, किस तरीके से रीतिकाल आया, उसका नामकरण कैसे किया गया, रीतिकाल की प्रमुख काव्यधाराएं क्या रही हैं। जैसे रीतिकाल में अगर आप प्रमुख काव्यधाराओं की बात करोगे तो उसमें आएगा आपका रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति मुक्ति काव्यधारा। तो इन सभी काव्यधाराओं का परिचय और इनकी प्रवृत्तियां क्या रही है, यह आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़नी है। इसके बाद पढ़ना है आपका भूषण और वीर रसात्मक कविताएं, यानी कि भूषण से रिलेटेड और वीर रसों से भरपूर कविताएं जो है वो रीतिकाल में आई थी, तो इनका क्या परिचय है, किस तरीके से आप इनको समझाओगे। तो यूनिट नंबर 3 में आपको रीतिकाल के बारे में पढ़ना है। आइए बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4 में आपको आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। किस काल के बारे में? आधुनिक काल के बारे में, कि आधुनिकता से सबसे पहली चीज आपका अभिप्राय क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्निज्म, आधुनिकता क्या है, इसके बारे में। आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियां रही हैं कि किस आधार पर हमने कहा कि ये काल जो है वो आधुनिक काल है।
हिंदी नवजागरण और भारतेंदु युग के बारे में बात करनी है कि हिंदू नवजागरण और जो है भारतेंदु युग क्या रहा है। भारतेंदु युगीन टाइम पीरियड की जो बहुआयामिकता है और विशेषताएं हैं उसको बताइए कि भारतेंदु युग में कौन कौन सी बहुआयामिकता है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बारे में समझना है। एंड इसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान, यानी कि हिंदी भाषा और साहित्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या योगदान दिया है उनके बारे में समझना है। द्विवेदी जी के युगीन साहित्य का परिचय और प्रवृत्तियां बताइए कि द्विवेदी जी के युग के टाइम पीरियड पे कौन से साहित्य रहे, कौन किस टाइप के साहित्य रहे और उनकी प्रवृत्तियां क्या थी, ये पूरा यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। अब आओ बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 में, देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। 5th यूनिट है छायावाद। 5th यूनिट में हमको छायावाद के बारे में पढ़ना है कि छायावाद की पृष्ठभूमि कैसे रही, छायावाद का नामकरण कैसे किया गया और छायावाद में कौन कौन से साहित्य आते हैं, इन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। छायावाद में नवजागरण और छायावाद ये दोनों किस तरीके से कनेक्टेड है या इनमें क्या डिफरेंस है ये समझना है। एंड छायावाद की प्रवृत्तियां और अवदान क्या है, छायावादी काव्य भाषी किस तरीके से काव्य की भाषा है, छायावाद के काव्य किस भाषा में लिखे गए हैं, एंड ये अवदान उनका क्या है, प्रवृत्तियां कैसी है, मतलब छायावाद से रिलेटेड हर एक चीज को समझना यूनिट नंबर 5 में आपको पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है, छायावादोत्तर काव्य, मतलब छायावाद युग के बाद का काव्य क्या रहा है। तो छायावादोत्तर काव्य में आया था राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा का परिचय, यानी कि ऐसे काव्य जो राष्ट्र के लिए लिखे गए हों, ऐसे काव्य जो संस्कृति के लिए लिखे गए हों। तो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा का परिचय, उसमें प्रगतिवाद आता है कि प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद का परिचय, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां किस तरीके से है ये देखना है। अगला था आपका प्रयोगवाद, इसका अभिप्राय और इसकी विशेषता, इसकी प्रवृत्तियां क्या है। समकालीन कविता का वैविध्य और विशेषताएं कि उस टाइम पीरियड पे जो कविता था उसका वैविध्य क्या था और उसकी विशेषताएं किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, ये सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 6 छायावादोत्तर काव्य में पढ़ना है। जब भी मैं इसको पूरी तरह से क्लास आपको पढ़ाऊंगा ना, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है हमको हिंदी गद्य के विकास के बारे में। हिंदी जो गद्य है ना, जैसे हिंदी में गद्य भी है पद्य भी है, तो हिंदी गद्य के विकास का जो टाइप रहा है ना, उसमें आप देखोगे नाटक भी है हिंदी गद्य के विकास में, नाटक के बाद कहानी है, कहानी से उपन्यास भी है, उपन्यास से एकांकी भी है, एकांकी से निबंध भी है, उसके बाद संस्मरण भी है, उसके बाद आत्मकथा है। तो हिंदी गद्य में जितने भी टाइप की चीजें हैं, चाहे नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, एकांकी हो, निबंध हो, संस्मरण हो, आत्मकथा हो, इन सभी का उद्भव कैसे हुआ, कैसे इनका उदय हुआ, कैसे इनकी शुरुआत हुई और इनका विकास कैसे हुआ, इन सब चीजों के बारे में आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। हिंदी में पत्रकारिता जो स्टार्ट हुआ है, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, यह आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। हिंदी गद्य के जितने भी टाइप्स हैं, इनका विकास कैसे हुआ और हिंदी में पत्रकारिता का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 8 पे। यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है हिंदी साहित्य में शोध, यानी कि आप देखोगे रिसर्च हर एक सब्जेक्ट पर किया जा रहा है, तो हिंदी साहित्य में रिसर्च का क्या रोल रहा है। तो शोध सबसे पहले समझना है कि शोध का अर्थ और क्षेत्र क्या है, शोध क्या होता है, शोध के स्कोप क्या है, शोध के टाइप्स क्या है, शोधार्थियों की क्या योग्यता होनी चाहिए, अगर कोई इंसान शोध करना चाह रहा है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, हिंदी में शोध की क्या स्थिति है, किस तरीके से किस सिचुएशन में है हिंदी में शोध, और हिंदी भाषा और साहित्य में शोध की संभावनाएं क्या है कि कितना ज्यादा शोध किया जा सकता है, कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं। तो यह है यूनिट नंबर 8 जिसमें आपको ये सारी चीजें शोध से रिलेटेड हिंदी गद्य में ये चीजें पढ़नी है। तो यह है बेसिकली आपका 8 यूनिट्स जो हमने इस वीडियो में पढ़ा बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी का जो नया सिलेबस है उसमें ये 8 यूनिट्स हैं, ये 8 यूनिट्स आपको तैयार करके रखने हैं जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। एक एक करके हम सारे यूनिट्स कवर कराने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। एंड आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।